खाद का उपयोग करके मौत को बुलावा दिया जा रहा है, क्योंकि मवेशियों के गोबर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा पनप रहा है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है किसी बेहद साधारण संक्रमण से भी मौत का ये खतरा भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर पर मंडरा रहा है। सवाल है कि क्या हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं जब मामूली बुखार से भी जान जा सकती है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का गोबर से क्या लेना देना, और भला गोबर जानलेवा कब से होने लगा? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। 14 सालों के शोध के बाद गोबर के जानलेवा होने की हद तक खतरनाक होने की बात सामने आई है। लेकिन गोबर के खतरे को समझने से पहले थोड़ा एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। यह विषय थोड़ा तकनीकी जरूर है, लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। साल 1927 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 28 वर्ष की थी, यानी भारतीय औसतन इतने साल जीते थे। अब साल 2024 में ये तकरीबन 70 साल की है। इसमें एंटीबायोटिक की महत्वपूर्ण तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज करती हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ इतने मजबूत हो जाते हैं कि दवाएं उन पर काम करना बंद कर देती हैं, तो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी बैक्टीरिया सुपर बग बन जाते हैं जिन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। एंटीबायोटिक्स की खोज के लगभग 100 साल बाद हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां संक्रमण फिर से मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस बार कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में ये संकट और भी विकराल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की रिपोर्ट्स और चिकित्सा जगत के अनुभवों से ये स्पष्ट है कि अब हमारे पास उपलब्ध सामान्य एंटीबायोटिक्स कई संक्रमणों के खिलाफ अप्रभावी होते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया समय के साथ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिससे वे संक्रमण का इलाज कठिन या असंभव बना देते हैं। भारत में ये संकट कई कारणों से तेजी से बढ़ रहा है। मांस और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए जानवरों को एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे प्रतिरोधी बैक्टीरिया पनपते हैं। इसके अलावा ताजा अध्ययन के अनुसार गोबर में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन पाए गए हैं। इस पर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। दिल्ली एम्स, मुंबई KEM और कोलकाता मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों ने बार बार बताया है कि सेप्सिस से मरने वाले ICU मरीजों में 50% से ज्यादा को रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं। बता दें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर है जो मृत्यु का बैकग्राउंड कारण होता है, लेकिन आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्रों में सीधे दर्ज नहीं किया जाता। ये भी उतना ही सच है कि हर साल लाखों लोग ऐसे संक्रमणों से मर रहे हैं जिन पर दवाएं असर नहीं करती। आइए अब हम देखते समझते हैं कि किस तरह से गोबर जानलेवा साबित हो रहा है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और विश्व भर के वैज्ञानिकों की एक ताजा रिसर्च में ये सनसनीखेज बात सामने आई है कि पशुओं के गोबर में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन यानी ARG मौजूद है, जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ये अध्ययन साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है और पशुओं के गोबर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर अब तक का सबसे व्यापक शोध है। 14 साल तक चले इस वैश्विक अध्ययन में 26 देशों से 4000 से ज्यादा गोबर के नमूनों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने गायों, सुअरों और मुर्गियों के गोबर की जांच की, जिसमें लगभग 300 प्रकार के एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन पाए गए। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कई जीन उन बैक्टीरिया में भी पाए गए जो इंसानों में गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। अध्ययन बताता है कि पशुओं के इलाज में अत्यधिक और अनियंत्रित
एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग इन जीनों को जन्म दे रहा है। ये जीन इंसानों में पहुंचकर एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर कर सकते हैं, जिससे सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, निमोनिया या त्वचा का संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एंटीबायोटिक प्रतिरोध पहले ही हर साल वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पशुओं का गोबर इन खतरनाक जीनों का एक बड़ा स्रोत है। ये जीन दूषित पानी, मिट्टी, खाद के उपयोग या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट के जरिए पर्यावरण में फैल सकते हैं और फिर भोजन या पानी के माध्यम से इंसानों तक पहुंच सकते हैं। अगर ये स्थिति बेकाबू हुई तो सामान्य संक्रमणों का इलाज मुश्किल या असंभव हो सकता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रमुख वैज्ञानिक जेम्स टाइटजे ने कहा, खेतों में मौजूद गोबर के जीन वहां तक सीमित नहीं रहते। ये हमारे पीने के पानी, खेतों में उगने वाली फसलों और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया तक पहुंच सकते हैं। अध्ययन में ये भी पाया गया कि गलत तरीके से गोबर का निपटान, जैसे इसे बिना उपचार के खेतों में डालना, इस समस्या को और बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने एक वैश्विक नक्शा तैयार किया जो दिखाता है कि किन देशों में ये जीन सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में गायों के गोबर और चीन में सुअरों के गोबर में इन जीनों की मात्रा सबसे अधिक पाई गई। इसके अलावा भारत और ब्राजील जैसे देशों में भी ये जीन चिंताजनक स्तर पर मौजूद हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। अध्ययन में ये भी सुझाव दिया गया कि इस समस्या से निपटने के लिए एंटीबायोटिक के उपयोग को नियंत्रित करना, गोबर का उचित उपचार करना और किसानों को जागरूक करना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन सकता है। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च से पता चला है कि जिन देशों में पशुपालन में एंटीबायोटिक का उपयोग कम किया गया है, वहां गोबर में मौजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन यानी ARG का खतरा भी कम हुआ है। उदाहरण के लिए डेनमार्क और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने कई साल पहले पशुओं की तेजी से वृद्धि के लिए एंटीबायोटिक देना बंद कर दिया था। अमेरिका ने 2017 में वेटरनरी फीड डायरेक्टिव लागू किया और चीन ने भी इस दिशा में सख्त नियम बनाए। इन देशों में समय के साथ गोबर में प्रतिरोधी जीन की मात्रा घटी है, जो दिखाता है कि सही नीतियां इस समस्या को नियंत्रित कर सकती हैं। फिर भी वैश्विक स्तर पर इस दिशा में और काम करना बाकी है। भारत के संदर्भ में साइंस पत्रिका के अध्ययन के अनुसार भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मांस की बढ़ती मांग के कारण पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पोल्ट्री और अन्य पशुपालन उद्योगों में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसके चलते पशुओं के गोबर में प्रतिरोधी जीन की संख्या बढ़ रही है। ये जीन पर्यावरण, दूषित पानी और खाद्य श्रृंखला के जरिए इंसानों तक पहुंच रहे हैं, जिससे सामान्य बीमारियों का इलाज मुश्किल हो रहा है। अध्ययन में पाया गया कि भारत और चीन जैसे देशों में पशुओं में प्रतिरोधी बैक्टीरिया का खतरा 3 गुना बढ़ गया है, जो इंसानों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन AFO ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो 2040 तक पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग 30% तक बढ़ सकता है। 2019 में वैश्विक स्तर पर पशुओं के लिए 1,10,777 टन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हुआ और अनुमान ये है कि 2040 तक ये आंकड़ा 1,43,481 टन तक पहुंच सकता है, यानी इसमें 29.5% की बढ़ोतरी होगी। भारत में ये समस्या और गंभीर है क्योंकि यहाँ बिना पर्ची के एंटीबायोटिक आसानी से उपलब्ध है और पोल्ट्री फार्मों में इनका उपयोग बिना नियमन के हो रहा है। साइंस पत्रिका की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर 73% एंटीबायोटिक का उपयोग उन जानवरों पर होता है जिन्हें खाने के लिए पाला जाता है। भारत में यह अनुपात और भी चिंताजनक है क्योंकि पशुपालन उद्योग की तेज वृद्धि और नियमों की कमी ने इस समस्या को बढ़ा दिया है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि भारत में मुर्गियों और सुअरों के गोबर में प्रतिरोधी जीन की मौजूदगी अन्य कई देशों की तुलना में अधिक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गहन पशुपालन होता है।
इस समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि भारत में एंटीबायोटिक के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करना होगा। गोबर की सुरक्षित निपटान, खाद के उचित उपचार और किसानों को जागरूक करने जैसे कदम जरूरी हैं। इसके अलावा वैक्सीन और अन्य निवारक उपायों को बढ़ावा देकर एंटीबायोटिक पर निर्भरता कम की जा सकती है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये समस्या एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। आप पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है? इस समस्या से उबरना है तो सरकारों को नियमित निगरानी, नीति निर्माण और सख्त कानून लाने होंगे। किसान और पशुपालकों को दवाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आम लोगों को भी इस विषय में जागरूक होना होगा। एक और बात है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना चाहिए, वह है एंटीबायोटिक बिकती कैसे है और किसान उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। भारत के दवा कानून ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं की एक H1 श्रेणी है जिसकी दवाओं को चिकित्सक की पर्ची के बिना नहीं बेची जा सकती। इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है तथा ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवा दुकानों में जाकर इसका निरीक्षण किया जाता है। यदि इसे कड़ाई से लागू किया जाता है तो एंटीबायोटिक दवा का दुरुपयोग आसानी से रोका जा सकता है। तब कोई किसान बिना चिकित्सक के पर्ची के एंटीबायोटिक खरीद नहीं सकेगा और ना ही पशुओं को खिलाया जा सकेगा। अब थोड़ी बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और कई जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ने तो गोबर खरीदी को लगातार प्रोत्साहित किया। लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि किसानों से मवेशियों के गोबर खरीद की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरू की जानी चाहिए। इससे रोजगार के साथ ही जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद अब केंद्र सरकार यूरिया आधारित उर्वरकों से निर्भरता कम करने के लिए जैव उर्वरक के उत्पादन पर जोर दे रही है। रासायनिक खाद से निर्भरता कम करने के लिए जैविक खाद के उत्पादन को लेकर एक लंबी अवधि की योजना बनाई जा रही है। इसके अनुसार केंद्र सरकार की मंशा गौशालाओं से जैविक खाद के उत्पादन और उसके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग पर है। इस योजना से वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस उत्पादन से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास होगा। इसके साथ ही मवेशियों को आर्थिक संपत्ति में बदलने में मदद मिलेगी। मतलब ये कि गोबर से बना खाद आने वाले दिनों में अधिक मात्रा में उपयोग होने वाला है। लेकिन हमारे लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि यदि उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये गोबर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का गुड़ गोबर कर सकता है।